नमस्कार दोस्तों, मुद्दे की बात में आपका स्वागत है। उत्तर प्रदेश की राजनीति में हलचल मचाकर रखने वाले बीजेपी विधायक नंद किशोर गुर्जर एक बार फिर सुर्खियों में हैं। हाल में एक विवाद हुआ नंद किशोर गुर्जर के साथ। उसके बाद लोनी के इस विधायक को पार्टी ने कारण बताओ नोटिस जारी किया। नंद किशोर गुर्जर ने पूरे मामले को पीएम मोदी के खिलाफ साजिश करार देकर इसे एक अलग ही रंग दे दिया है। साथ ही उन्होंने राम कथा पर रोक लगाने के लिए पुलिस अधिकारियों पर गंभीर आरोप लगाए हैं और उन्हें कारण बताओ नोटिस भी इसीलिए जारी हुआ है कि वो जिस पुलिस पर आरोप लगा रहे हैं वो उनकी अपनी पार्टी की अगुवाई वाली सरकार की हैं। लेकिन नंद किशोर गुर्जर पिछले कई दिनों से फटे कुर्ते में घूम रहे हैं और आज वो अपने उसी फटे कुर्ते में लखनऊ पहुंच गए। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, सीधा सीधा कहा कि अन्याय के खिलाफ लड़ता रहूंगा लेकिन पार्टी का मैं सच्चा सिपाही हूं। उन्होंने ये आरोप लगाया है कि पुलिस के कुछ अधिकारी इस बात से डरते हैं कि मैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ तक उनकी करतूतें पहुंचाता हूं और इसीलिए वो मेरे खिलाफ हैं। दरअसल एक कलश यात्रा, एक रामकथा यात्रा पिछले दिनों नंद किशोर गुर्जर ने शुरू की थी और उसी के दौरान उनका एक विवाद हुआ था, पुलिस अधिकारियों के साथ उनकी झड़प हुई थी। लेकिन इसके इतर ये तो एक पूरा मामला सामने है जो ट्रिगरिंग पॉइंट है, लेकिन पश्चिमी उत्तर प्रदेश की राजनीति में जातीय समीकरणों की बड़ी भूमिका है। गुर्जर और राजपूत समुदाय के बीच राजनीतिक वर्चस्व की लड़ाई रहती है। वहाँ पर कोई नई नहीं है। संगीत सो, मतुल प्रधान की शक्ल में और बहुत सारे ऐसे चुनाव हुए हैं जहाँ हमने इस लड़ाई को देखा है। योगी सरकार में राजपूत नेतृत्व मजबूत हुआ है, ये कहा जाता है, ये माना जाता है और जो कि सही भी है। लेकिन गुर्जर नेताओं की भूमिकाओं को सीमित करने की चर्चाएं होती रही हैं। ऐसे में नंद किशोर गुर्जर का ये जो विरोध है, पार्टी का नोटिस मिलने के बावजूद भी जो ये विरोध जारी है, ये सिर्फ रामकथा का विवाद है या पश्चिमी उत्तर प्रदेश की राजनीति और गुर्जर नेतृत्व में अपना दबदबा बढ़ाने की कोशिश? क्या है ये? क्या ये विवाद 2027 के चुनाव से पहले गुर्जर बनाम राजपूत की राजनीति को पश्चिमी यूपी में और हवा देगा? क्या पार्टी बस नोटिस भर से काम चला लेगी या नंद किशोर गुर्जर के खिलाफ कोई कड़ा कदम उठाएगी? ये भी काफ़ी इस मामले से जुड़े हुए अहम सवाल है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में गुर्जर वोट का या गुर्जर राजनीति का जो दबदबा है वो मैं आपको ज़रा बता देता हूँ। आप अपनी स्क्रीन पर देखेंगे कि पश्चिमी यूपी की 8 लोकसभा सीट और 23 विधानसभा सीट पर यह कहा जाता है कि गुर्जर वोट जो है वो काफ़ी अहम है। समाजवादी पार्टी इकरा हसन और अतुल प्रधान जैसे नेताओं को आगे रख के ये गुर्जर राजनीति करती है। बीजेपी के पास नंद किशोर गुर्जर, जिनकी बात हम कर रहे हैं, तेजपाल नागर जैसे नेता हैं और आरएलडी के पास चंदन चौहान और मदन भैया जैसे नेता हैं जो पश्चिमी यूपी की गुर्जर राजनीति के अग्रणी नामों में शामिल रहते हैं और ये पार्टियां इन नेताओं के दम पर अपनी गुर्जर राजनीति करती हैं। लेकिन जैसा मैंने कहा कि नंद किशोर गुर्जर का ये हालिया विवाद सिर्फ रामकथा का विवाद है या फिर इसके पीछे कुछ और ये पश्चिमी उत्तर प्रदेश की राजनीति में किस तरह अहम है, ये समझने के लिए हमारे साथ हैं वरिष्ठ पत्रकार, राजनीतिक विश्लेषक केपी मलिक साहब और हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार, राजनीतिक विश्लेषक आस मोहम्मद भी जुड़े हैं। आस मोहम्मद को हम ईद की विलंबित मुबारकबाद दे देते हैं क्योंकि इस दौरान उनके साथ हमारी मुलाकात नहीं हो पाई थी। मलिक साहब, तो मैंने एक लंबी सी भूमिका बांधी और मेरा सवाल भी स्पष्ट है कि नंद किशोर गुर्जर पार्टी का नोटिस मिलने के बावजूद भी फटे कुर्ते में लखनऊ पहुंच जा रहे हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दे रहे हैं। क्या है इसके पीछे? देखिए नीरज जी, अगर आप देखें नंद किशोर गुर्जर का जो व्यवहार पिछले कुछ दिनों से चल रहा है उसमें कुछ ना कुछ तो है। ऐसा तो है नहीं कि नंद किशोर गुर्जर बिना किसी बात के बोल रहे हैं। और दूसरी बात यह है कि 2 लोग बोल रहे हैं। योगी जी कह रहे हैं कि उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था जबरदस्त है और पूरे भारत में उसका एक नजीर पेश की जाती है उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था की। वहीं भारतीय जनता पार्टी के एक विधायक जो है उस पर सवाल उठा रहे हैं। उनका कहना है कि भाई जिले में 50,000 गाय कट रही हैं, पुलिस भ्रष्ट है। तो दोनों में से एक व्यक्ति तो सच बोल रहा है, दोनों तो झूठ नहीं बोल रहे हैं। तो कौन सच बोल रहा है, कौन झूठ बोल रहा है, पहले तो ये तय हो जाए। दूसरी बात यह है कि जिस प्रकार से नंद किशोर गुर्जर इतने दिन से पार्टी के खिलाफ, सरकार के खिलाफ सवाल उठा रहे हैं, तो क्या एक नोटिस भर दे देना, सो कॉज नोटिस देकर छोड़ देना,
और उसका वो संज्ञान भी न लेना, फटा कुर्ता पहन के वो आज लखनऊ तक पहुंच गए हैं और लखनऊ में भी वो चैलेंज कर रहे हैं। अब वो एक हिसाब से तो मेरे ख्याल से अगर पुलिस को चैलेंज कर रहे हैं तो सीधा सीधा प्रदेश के मुख्यमंत्री को चैलेंज कर रहे हैं। तो प्रदेश के मुख्यमंत्री क्यों नहीं जवाब देते? प्रदेश के मुख्यमंत्री क्यों नहीं कह देते कि नहीं नहीं हमारी कानून व्यवस्था बहुत अच्छी है और नंद किशोर झूठ बोल रहे हैं? या फिर प्रदेश के मुखिया ये कहें कि नहीं 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 भाई, हो सकता है पुलिस में कोई गलती हो और हम नंद किशोर गुर्जर की बात सुनेंगे और हो सकता है वो कुछ सही तथ्य दें तो हम इस पर निर्णय लेंगे। मुख्यमंत्री जी क्यों नहीं बोल रहे हैं? तो यहाँ सवाल खड़ा ये हो जाता है कि कौन झूठ बोल रहा है, कौन सच बोल रहा है। एक तो ये है। दूसरा ये है कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि नंद किशोर गुर्जर अति उत्साह में, किसी के कहने से बहुत अति उत्साह में जो है मोदी जी के खिलाफ एक लड़ाई को लेके चल दिए हों और अब जब वो पीछे मुड़ के देखे तो उनको मैदान खाली दिखे। क्योंकि इसका एक बहुत बड़ा उदाहरण आप देख चुके हैं कि 2 साल पहले जब दिल्ली में ये चल रहा था, किसान आंदोलन चल रहा था और राकेश टिकैत का धरना उठाने के लिए नंद किशोर गुर्जर अपने लोगों को लेके पहुंच गए थे और वहां मारपीट की नौबत आ गई थी और उसमें जो है आंसू बहे थे राकेश टिकैत के और फिर उसमें अजीत सिंह जी भी शामिल हो गए थे और बात की जो सारी कहानी है वो तो आपको पता ही है। तो क्या नंद किशोर गुर्जर बीच बीच में विवादित बयान देके, विवादित आचरण करके अपने आप को बहुत ज्यादा हाईलाइट करना चाहते हैं? क्या 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 नंद किशोर गुर्जर को ये एहसास हो चुका है कि जो अभी राष्ट्रीय लोकदल के विधायक हैं खतौली से, अगला टिकट लोनी से उनको मिलने जा रहा है उसमें कि कहीं ना कहीं इनको घबराहट दिखाई दे रही है क्या? तो कई सवाल खड़े हो जाते हैं। क्योंकि नीरज जी आपको ये नहीं भूलना चाहिए कि लंबे समय से मदन भैया भी वहां कद्दावर नेता हैं। तमाम चीजें वो कंट्रोल करके वहां से लगातार विधायक बनते रहे हैं और इनसे कहीं उच्च कोटि के नेता हो उस एरिया के हैं, तो उनके सामने कितना टिक पाएंगे? और भारतीय जनता पार्टी की तरफ से जो संकेत आ रहे हैं या हमारे सूत्र बताते हैं, तो हमें ये खबर है कि अगला 2027 का विधानसभा चुनाव भारतीय जनता पार्टी की ओर से मदन भैया लड़ने जा रहे हैं। तो कहीं ये क्या नंद किशोर गुर्जर की घबराहट तो नहीं है जो सारे ये प्रदर्शन करा रही है? तो सवाल बहुत हैं और जवाब मिलना क्या इनका आना चाहिए। कहां से जवाब आएगा? सीएम की तरफ से आएगा या मदन भैया खुद कहेंगे या नंद किशोर गुर्जर जी बताएंगे? तो अभी सवाल चारों तरफ से आने हैं। कब तक जवाब आता है इसका इंतजार मैं भी कर रहा हूं और आप भी करिए। बिल्कुल सही बात है। सवाल भी मलिक साहब आपने जो खड़े किए हैं उनमें अपने आप में जवाब छुपे हुए हैं। लेकिन आस मोहम्मद आपसे भी मैं यही पूछूंगा, अति उत्साह है नंद किशोर गुर्जर का, टिकट कटने का डर है या फिर कोई ताकत है जिसकी शय पर वो ये सब किए जा रहे हैं नोटिस मिलने के बावजूद? नीरज जी, 2 मुद्दों पर आपने बात की और मलिक साहब ने भी इंडिकेट किया। तो एक मुद्दा जो मलिक साहब ने इंडिकेट किया वो तो काफी इंपोर्टेंट है ही, और वो ये है कि बहुत अधिक संभावना है कि मदन भैया जो हैं वो लोनी विधानसभा का अगला चुनाव वो लड़े। या तो भारतीय जनता पार्टी और लोकदल का गठबंधन रहता है तो वो क्या आरएलडी को सीट जाकर के लड़े, या फिर क्या इस बात की संभावना है, जैसे कुछ प्रयोग हो गए हैं, कि वो भारतीय जनता पार्टी के सिंबल पर ही लड़े। लेकिन इस बात की संभावना है और राजनीति में इस बात की चर्चा है, तो मैं केपी मलिक साहब की इस बात का समर्थन करता हूँ। ये मजबूत बात है। अब आपने एक दूसरी बात कही है कि इनका क्या इनके पास कोई बैकअप है। देखिए, बैकअप वाला सवाल जो है उसको भी हम छानने की कोशिश करते हैं। लोनी जो है वो दिल्ली बॉर्डर पर है और दिल्ली बॉर्डर का जो यमुना पार का जो इलाका है वो वहां से सीधा कनेक्ट होता है और ये वही इलाका है जो दिल्ली दंगे में प्रभावित रहा था। और दिल्ली दंगे में बहुत सारे लोगों का ये आरोप था कि लोनी से बहुत सारे लोग दिल्ली में आए थे, हजारों की संख्या में, और वो दंगों में उनका इन्वॉल्वमेंट था। दूसरी बात ये इंपॉर्टेंट है। और तीसरी इससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट बात वो ये है कि जिस तरह से मलिक साहब ने कहा तो उसको और थोड़ा सा छान लेते हैं कि जब राकेश टिकैत धरने पर बैठे थे तो ये पहुंच गए थे वहां राकेश टिकैत के इर्द गिर्द, और उस समय ये रूमर था या क्या था, ये फैल गया था कि वो उनका उद्देश्य जो है वो मारपीट करने का था और नारेबाजी तो ये कर ही रहे थे। तो उसमें भी कुछ लोगों को ये पत्रकारों ने, विश्लेषकों ने, कुछ लोगों को ने ये कनेक्ट किया था कि उस धरने से सबसे ज्यादा जो प्रभावित हो रही थी वो केंद्र सरकार प्रभावित हो रही थी और केंद्र सरकार की कोई पावर थी जिसने उनको पुश किया। और दिल्ली दंगे में भी
शायद उनकी भावना जो है इसलिए ज्यादा यहाँ के लोनी के लोग वहां गए और इसलिए चर्चा में नाम आया था। आपको पता होगा दिल्ली दंगों में नंदकिशोर गुर्जर के कुछ बयान भी आए थे और कुछ उनके चर्चा में भी कुछ नाम आया था। जिस प्रकार से कपिल मिश्रा का रहा, तो इधर लोनी वोटर से नंदकिशोर गुर्जर का भी रहा। एक वर्ग कहता था इस बात को। अब मैं तीसरी एक महत्वपूर्ण बात बताता हूँ जिसकी चर्चा आपने नहीं की है, और माफी के साथ मलिक साहब भी शायद उसको उस पॉइंट को नहीं देख पाए हैं। ये दो चीजें पॉलिटिकल हैं, चूंकि हम लोग एज ए जर्नलिस्ट चीजों को ब्रॉडली देखते हैं, बड़े एम्ब्रेले की तरह देखते हैं, इसलिए हमने उस बात को नहीं देखा है। वो महीन बात है, बारीक बात है, जमीन की बात है, लेकिन वो बहुत मजबूत बात है। और वो ये है कि मैं किसी का नाम लेके नहीं कह रहा हूँ, लेकिन आप लोनी में 10 लोगों को फोन कीजिए तो आपको आसानी से ये बात पता चल जाएगी कि नंदकिशोर गुर्जर जो है वो काफी प्रभावशाली विधायक है। और काफी प्रभावशाली विधायक इसलिए मैं कह रहा हूँ क्योंकि लोनी जो है वो इंडस्ट्रियल इलाका है, और इंडस्ट्रियल इलाका है, वहाँ तमाम तरह के कारोबार चलते हैं, बड़े बड़े उद्योगपति हैं, बड़ी बड़ी फैक्ट्री हैं, मीट फैक्ट्री है। मीट फैक्ट्री के अलावा वहाँ बहुत बहुत ब्रॉडर बिजनेस है। और वहां से जो विधायक होता है, आप उसे समझिए कि वो विधायक जो है वो काफी पावरफुल विधायक माना जाता है। पुलिस जो है उसका बहुत सारी चीजों में वहां इन्वॉल्वमेंट रहता है। तो अगर हम स्टैटिकल देखें तो पता चलता है कि नंदकिशोर गुर्जर जो है उनकी नाराजगी वो मुख्यमंत्री से शुरू नहीं हुई, हो सकता है उन्होंने सपोर्ट कहीं से ली हो, जैसे मलिक साहब ने इंडिकेट किया। सेंटर से शुरू नहीं हुई, हो सकता है कहीं से सपोर्ट की हो, लेकिन वो संभावनाएं हैं। लेकिन एक चीज है जो स्पष्ट दिखती है, जो दिखती है, ये दोनों चीजें दिखती नहीं है हमको जिनकी हम बात कर रहे हैं, लेकिन जो दिखती है वो ये है कि उनकी गाजियाबाद के पुलिस कमिश्नर से बहुत बिगड़ गई है। और गाजियाबाद के पुलिस कमिश्नर को लेकर के उन्होंने कई बार आपत्तिजनक बयान दिए हैं। उन्होंने पुलिस पर करप्शन के बहुत सारे आरोप लगाए हैं। उन्होंने अपनी सुरक्षा वापस कर दी थी। स्थानीय लोग ये कहते हैं कि कभी नंदकिशोर गुर्जर का इतना दबदबा था कि पुलिस में उनका बहुत अधिक हस्तक्षेप था, और आज की स्थिति यह है कि एक होमगार्ड उनकी इस बात मानता नहीं है। ये स्थानीय लोगों में चर्चा है। तो इसका ये मतलब है कि उनकी जो कवायद है, जो पिछले कुछ समय से चल रही है, आज की बात नहीं है, आप पिछले कुछ एक साल से देखें आप, तो पिछले एक साल से उनकी जितनी कवायद है वो सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट से इतर, उनसे अलग, वो जितने भी बयानबाजी करते हैं, जिस तरह का भी प्रदर्शन करते हैं, वो गाजियाबाद पुलिस कमिश्नर को टारगेट करते हैं। जैसे मैं पर्सनली बता रहा हूं कि, लेकिन इसमें इंपॉर्टेंट बात अगर गवर्नमेंट के नजरिए से देखें तो वो ये है कि एक विधायक और एक पुलिस कमिश्नर दो आपस में एक साल से टकरा रहे हैं, लेकिन सरकार जो है वो ये नोटिस क्यों नहीं कर रही है। जैसे अभी यही कलश वाली यात्रा थी, तो इस कलश वाली यात्रा में महिलाएं थी हजारों की संख्या में, और कलश लेकर निकल भी रहे थे, लेकिन एक वीडियो वायरल हुई जिसमें इनके सामने इनका कोई खास व्यक्ति वो एक इंस्पेक्टर साहब के गले पर हाथ पहुंचा रहा है। और उसके बाद एक दूसरी वीडियो वायरल हुई जिसमें दिखाई दे रहा है कि कुर्ता इनका पुलिस ने नहीं फाड़ा है, इनकी आक्रामकता पुलिस पर अधिक दिखाई दे रही है। बिना अनुमति के यात्रा लेकर निकल रहे थे। नीरज जी, इसको थोड़ा सा प्लीज समझने की जरूरत है कि दिल्ली के नजदीक होने के कारण गाजियाबाद और नोएडा की पुलिस जो है वो उत्तर प्रदेश में दूसरे जनपदों की तुलना में वो थोड़ी सी अधिक इंडिपेंडेंट रहती है। यहाँ चूंकि कमिश्नरी सिस्टम भी आ गया है दोनों ही जगह पर, गाजियाबाद में भी और नोएडा में भी, तो अब तो इनको पावर भी ज्यादा हो गई है कमिश्नर को, और पहले से ज्यादा इंडिपेंडेंट भी है। और नंदकिशोर गुर्जर जो है वो पुलिस को अपने तरीके से ऑपरेट करना चाहते हैं। किसी का नाम लेके नहीं कहना चाहूंगा, लेकिन वहां पर लोनी में बहुत सारे ऐसे व्यापारी हैं, बहुत सारे ऐसे उद्योगपति हैं, और बहुत सारे ऐसे धंधे हैं जिनको ये मानते हैं कि ये धंधे जो है वो बिना पुलिस के सहयोग के या बिना किसी प्रभावशाली व्यक्ति के सहयोग के चलाए नहीं जा सकते। तो नंदकिशोर जो है वो उनमें उन धंधों में दखल रखते हैं। जैसे वहां पर चर्चा है कि एक बहुत बड़े व्यापारी ने, जिसका एक बहुत बड़ा कारोबार है, इनको काफी सपोर्ट करते हैं, वो लोग भी सपोर्ट करते हैं, फाइनेंशियल सपोर्ट करते हैं। तो पुलिस का इन्वॉल्वमेंट उनमें अधिक हो रहा है। और पुलिस जो है, जो उगाही जैसी शिकायतें हैं, जो कुछ लोग विधायक से जुड़े हुए लोग हैं या विधायक के समर्थक लोग हैं, उनकी उगाही की शिकायत आती है तो पुलिस उन पर कार्रवाई करती है। तो मैं समझता हूँ कि सेंटर में कोई लिंक बनाने की कोशिश करें, स्टेट में कोई लिंक बनाने की कोशिश करें, या कोई बहाने बनाने की कोशिश करें, लेकिन जो जमीनी बात है वो ये है कि नंदकिशोर गुर्जर जी की ईगो का टकराव वो गाजियाबाद के पुलिस कमिश्नर के साथ दिखाई दे रहा है, इसीलिए वो पुलिस पर ज्यादा आरोप प्रत्यारोप करते हैं। नीरज जी, नहीं, लंबा संघर्ष दिख रहा है और बड़ी डिटेल में आपने आज भाई इसके बारे में बताया। तमाम अनवेरिफाइड आरोप दोनों पक्ष, नीरज जी, एक दूसरे पर, पुलिस का पक्ष हो या विधायक का पक्ष हो, एक दूसरे के ऊपर अनवेरिफाइड क्लेम और आरोप करते रहता है कि उसकी पुष्टि तो नहीं की जा सकती है, ना उन्हें खारिज किया जा सकता है। ये काम
पुलिस प्रशासन और न्यायपालिका करे। केपी मलिक सर, मैं आपके पास में आता हूँ, अगर ये नंदकिशोर गुर्जर की जगह नंदकिशोर सिंह होते तो क्या इनकी लखनऊ में ज़्यादा सुनवाई हो रही होती? मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि नंदकिशोर गुर्जर केवल लोनी का एक कोई लोकल मामला तो नहीं उठा रहे हैं ना। आज भाई कमिश्नर के बारे में कह रहे थे, मैं तो कह रहा हूँ कि सेक्रेटरी, अफसर, टॉप ब्यूरोक्रेसी, ऐसा कौन बचा है जो नंदकिशोर गुर्जर ने अपने आरोप में जिसको नहीं पकड़ा है। योगी सरकार एक तरफ अखिलेश यादव को, भाजपा एक तरफ अखिलेश यादव को घेर रही कि गोबर से इनको दुर्गंध आती है, एक अखिलेश यादव के कथित बयान के लिए। वहां नंदकिशोर गुर्जर आरोप लगा रहे हैं कि ये कैपिटल बन गया है गोवंश की किलिंग का। तो ये तो ऐसे आरोप है कि पूरी की पूरी जो योगी आदित्यनाथ सरकार का जो उनका वो दावा करते हैं कि भाई हमारे यहाँ गो संरक्षण होता है, हमारे यहाँ हिंदुत्व का प्रोटेक्शन होता है, हमारे यहाँ करप्शन नहीं है, हमारे यहाँ अफसरशाही वो मिडिलमैन की तरह काम नहीं करती है, हमारे यहाँ पुलिस अपराधियों के ऊपर बिना किसी दबाव के एक्शन मोड में रहती है। इन सारे दबावों को वो खारिज कर देते हैं अपने इन आरोपों से। तो ये तो सरकार के इकबाल पर सवाल कर रहे हैं नंदकिशोर गुर्जर, जिसकी गूंज केवल लोनी में थोड़े नहीं, बलिया में भी बैठा हुआ मतदाता है उसको सुनाई देता है। तो क्या सरकार को इसका फर्क इसलिए नहीं पड़ता क्योंकि वो नंदकिशोर गुर्जर है, नंदकिशोर सिंह नहीं? देखिए, अगर आप देखें, अगर ये सिंह होते, नंदकिशोर गुर्जर की जगह नंदकिशोर सिंह होते, जैसा कि आपने सवाल किया है, तो फिर ये पछड़ा ही नहीं होता, ये बात ही नहीं होती। ये मामला यही है। आके हम लार्ज स्केल में देखते हैं, बड़े अम्ब्रेले से देखते हैं, लेकिन इन तो इन्होंने वही कर दिया कि असली कहाँ छुपा हुआ है। खेल ये है असली जिसकी बात हुई है। लेकिन आपको इसको और बड़े अम्ब्रेले से ऐसे देखना होगा कि संजीव बालियान जी हैं मुजफ्फरनगर में, पूर्व केंद्रीय मंत्री हैं, और आज स्थिति ये हो गई है कि उनको अपनी ही सरकार के खिलाफ, अपनी ही पुलिस के खिलाफ शामली में धरना प्रदर्शन करना पड़ रहा है, उनको भी आमरण अनशन करना पड़ रहा है। तो ये क्या जताता है? दूसरे एक विधायक ने बयान दे दिया अभी कहीं कि भाई सरकार हमारी नहीं सुन रही है। तो ये जो छुटपुट लोग आ रहे हैं, ये अपना एक अस्तित्व बताना चाह रहे हैं कि हम लोग भी हैं। क्योंकि देखिए, संजीव बालियान किनारे लग गए जब से जयंत चौधरी केंद्रीय मंत्री बने। संजीव बालियान को धीरे धीरे लोग भूलते जा रहे हैं। तो संजीव बालियान को अपना अस्तित्व दिखाने के लिए, और भाई मैं भी हूं, ये दिखाने के लिए उनको धरने प्रदर्शन करने पड़ रहे हैं। और उन्होंने एक नई चीज छेड़ दी है। आपने देखा होगा 2 दिन पहले सिसोली में एक बड़ी पंचायत हुई है, वो जाट आरक्षण मांगने जा रहे हैं अभी संजीव बालियान। अभी जाटों की मंडी लगेगी यहाँ पे, और वो जैसे 2018 में राकेश टिकैत और ये सबने मिलके एक किसान यात्रा शुरू की थी, किसान सम्मान यात्रा शुरू हुई थी, और सम्मान यहाँ दिल्ली में मिल गया था 2018 में। और रात को राजघाट पे चौधरी चरण सिंह की समाधि पे गए थे, वहां आकाशवाणी हुई और सेटिंग गेटिंग हुई और निकल लिए वापस दिल्ली। और संजीव बालियान जो है चमक गए उसमें किसान आंदोलन में, और फटाक से 19 में टिकट मिला और जीत के फिर मंत्री बन गए। तो संजीव बालियान हो, चाहे ये गुर्जर साहब हो, सब अपना अपना अस्तित्व बनाने के लिए लगे हुए हैं। मुझे लगता है कि नंदकिशोर गुर्जर कहीं ना कहीं कपिल मिश्रा से बहुत प्रभावित हैं, कि जिस प्रकार से कपिल मिश्रा को अगर आप देखेंगे, और आज दिल्ली सरकार में मंत्री हैं, ये भी प्रभावित है उनसे, सोच रहे अगली बार हमारा भी कुछ इस तरीके से हो जाए। लेकिन इसमें मैं उसको भी छोटा विषय नहीं समझता जो अभी आज मोहम्मद ने कहा है कि कहीं ना कहीं लड़ाई वो भी महत्वपूर्ण है। अब आप उस लड़ाई पे खुल के तो बात नहीं कर सकते हो, खुल के तो जाहिर नहीं कर सकते हो, तो वो भी एक महत्वपूर्ण इशू है। इसके अलावा लेकिन हमने जैसे कहा, निश्चित तौर पे मदन भैया चुनाव लड़ रहे हैं भारतीय जनता पार्टी से। आरएलडी का गठबंधन रहे चाहे ना रहे, अगर आरएलडी का गठबंधन होगा, वो आरएलडी के साथ मिलकर लड़ेंगे, तो भारतीय जनता पार्टी के ही सिंबल पे लड़ेंगे। और अगर गठबंधन अलग होता है तो भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन करके चुनाव लड़ेंगे। भारतीय जनता पार्टी से मदन भैया चुनाव लड़ने जा रहे हैं, कहीं ना कहीं इस बात को लेकर घबराहट नंदकिशोर गुर्जर में है। और इसके अलावा तमाम कारण है। इसका कारण मैं ये भी मानता हूं कि दिल्ली से जो पीठ थपथपाई है, उस पीठ थपथपाई का असर आपको दिखाई दे रहा है। लेकिन वो पीठ खुलेआम तो थपथपाई नहीं गई है, वो तो आपके दूसरे जो मौर्य जी हैं, जो डिप्टी सीएम है, उनकी भी पीठ थपथपाई जाती है टाइम टाइम पे, लेकिन वो खुलेआम तो पीठ नहीं थपथपाई जाती ना।
तो वो उसमें अति उत्साह में जो गलतियां कर रहे हैं नंद किशोर गुर्जर, तो मुझे लगता है कि उसके पीछे कई कारण है और दिल्ली का कारण भी है। मैं नहीं नकार सकता कि दिल्ली का कारण उसके पीछे नहीं है, चाहे वो संजीव बालियान हो, चाहे नंद किशोर गुर्जर हो, इन सब के पीछे कहीं ना कहीं दिल्ली की ओर से इशारा है। और कहीं ना कहीं ये इस तरह की चीजें करने के लिए यूपी में इस तरह की चीजें करते रहेंगे आगे भी, अभी ये चुप नहीं बैठेंगे और ये चीजें होंगी। लेकिन मेरा सवाल फिर वही खड़ा होता है आगे कि योगी जी के ऊपर अगर सीधे सीधे आरोप लगा रहे हैं, तो मुझे लगता है कि इसका जवाब योगी जी को देना चाहिए कि उत्तर प्रदेश के अध्यक्ष ने एक नोटिस दे दिया है और नोटिस का जवाब ना दे के ये दिल्ली में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, तो ये जताता है कि पार्टी में बड़े स्तर पर कहीं ना कहीं बाकी तेवर और बकाती चीजें हो रही हैं। इसका संज्ञान उत्तर प्रदेश के भारतीय जनता पार्टी के प्रमुख लोगों, खासकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को लेना चाहिए, मुझे ऐसा लगता है। नहीं, इंटरेस्टिंग बात है। योगी आदित्यनाथ जी रिएक्शन आता भी है कि नहीं आता है। हालांकि मुझे ऐसा लगता है कि वो हिंदुत्व के ग्रांड नैरेटिव से तमाम चीज़ों को, तमाम छोटे मुद्दों को, जो छोटे मुद्दे कथित तौर पर दिख रहे हैं उनको ढकने का उनकी मंशा ज़्यादा रहती होगी या रहती है, जैसा उनकी पब्लिक स्पीच से हमें समझ में आता है। आस भाई, हम बता रहे हैं अपने दर्शकों को कि गुर्जर वोटों का कितना प्रभाव कितनी लोकसभा सीट और कितनी विधानसभा सीट पर है। समाजवादी पार्टी के पास इकरा हसन है, अतुल प्रधान है। जब दिल्ली में संसद की बात आती है, सत्र चल रहा है, हमने देखा है इकरा हसन को तमाम मौके मिलते हैं समाजवादी पार्टी की तरफ से बोलते हुए और डिस्कोर्स को लीड करते हुए। इकरा हसन के बयान काफ़ी वायरल होते रहते हैं। जब उत्तर प्रदेश विधानसभा का सत्र चलता रहता है तो हम देखते हैं अतुल प्रधान, तमाम समाजवादी दिग्गज नेताओं के बीच में अतुल प्रधान को काफ़ी तवज्जो मिलती है और वो उनकी बात हम सुनते हैं। लोग विधानसभा की क्लिप्स उनकी वायरल होती है। मेरा कहने का मतलब यह है कि गुर्जर लीडरशिप को जिस तरीके से समाजवादी पार्टी सपोर्ट कर रही है उत्तर प्रदेश, पश्चिमी यूपी को खास तौर से ध्यान में रखते हुए, उधर जैसा केपी मलिक साहब बता रहे हैं कि जाट राजनीति को हवा देने की कोशिश की जा रही है, तो क्या आप कुछ इसके पीछे ऐसा देख रहे हैं कि 2027 का जो विधानसभा चुनाव होने वाला है, भाई पूर्वांचल में पीडीए समीकरण अखिलेश यादव ने मजबूत कर ही रखा है, जिसकी वानगी आजमगढ़, बलिया, गाजीपुर जैसे जिलों में हमको देखने को मिलती है। पश्चिमी यूपी में जाट गुर्जर का माहौल गड़बड़ हो गया, तब तो फिर योगी जी के लिए बड़ी मुश्किल हो जाएगी 27 के नैया पार करना। तो क्या इसका कोई ग्रैंड पॉलिटिकल नैरेटिव बनाने की कोशिश हो रही है पश्चिमी यूपी में? देखिए, ये बात सही है कि गुर्जर जो है वो 2 दर्जन से ज्यादा विधानसभा सीटों पर काफी उनका असर है। और जाट पॉलिटिक्स की बात तो मलिक साहब ने भी की अभी, तो उसमें तो हम थोड़ा बाद में चर्चा करेंगे, लेकिन पहले गुर्जर पे मैं बात कर लूं। और गुर्जर नेतृत्व जो है वो धीरे धीरे पश्चिमी उत्तर प्रदेश से समाप्त होता जा रहा है। खासकर भारतीय जनता पार्टी में आप देखें तो भारतीय जनता पार्टी में जो गुर्जर नेतृत्व है वो उनको बहुत ज्यादा वेटेज नहीं मिल रहा है। नंदकिशोर गुर्जर जो है उनको आप ये कहें कि अगर वो पूरा उन पर किसी प्रकार के एक्शन है या सरकार को ऐसा लगता है कि गुर्जर नाराज हो जाएगा, तो वो कोई इफेक्टिबिलिटी है नहीं। लोनी विधानसभा का जो गुर्जर है वो अगर मदन भैया चुनाव लड़ेंगे तो उनको शिफ्ट हो जाएगा, तो बहुत ज्यादा फर्क पड़ेगा नहीं। कोई 1500 वोट का कोई बहुत नजदीकी व्यक्ति लाभ लिया हो किसी ने नंदकिशोर गुर्जर से, तो उसको हो सकता है, लेकिन बहुत ज्यादा फर्क वहां पड़ेगा नहीं। दूसरी स्थिति यह है कि यहाँ एक राज्यसभा सांसद है सुरेंद्र नागर नोएडा के, उनको आप मान सकते हैं कि वो गुर्जर समाज में काफी उनकी सम्मान है, लेकिन कितना उनका सम्मान है उसको भी एक मलिक साहब के आसपास के पड़ोसी हैं वीरेंद्र सिंह जसाला के, तो उनको एमएलसी बनाया इन्होंने, लेकिन बीमार भी हैं अभी। उनके बेटे मनीष जो है पिछले कुछ समय से कुछ इस तरह का बयान दे रहे हैं कि उसका भी कई इंडिकेट है कि भारतीय जनता पार्टी से वो भी संतुष्ट नहीं है। और अगर दूसरे दृष्टिकोण से हम देखें तो अगर बहुत फेयर बात करें तो पश्चिम उत्तर प्रदेश में गुर्जर नेतृत्व में पिछले कुछ समय में एक ही नेता वो थोड़ा सा चर्चा पाया है, वो चंदन चौहान है, जो बाबू नारायण सिंह के पोते हैं। संजय चौहान जो है उनके बेटे हैं पूर्व सांसद के, तो उनकी लोकप्रियता को तो आप मान सकते हैं कि गुर्जरों में इस समय वो बढ़ रहे हैं, मगर वो लोकदल में है। तो लोकदल में क्या स्थिति होगी भविष्य में, तो वो भविष्य में तय करेगा, क्योंकि मीरापुर विधानसभा से वो अपनी पत्नी को चुनाव लड़ाना चाहते थे, तो पत्नी उनकी चूंकि चुनाव लड़ी नहीं, तो वो भी कभी कभी उनके प्रति भी दूसरे राजनीतिक दल के नेता जो हैं वो उनको भी कभी कभी मोहब्बत की नजर से देख लेते हैं। तो ये अलग दृष्टिकोण है। समाजवादी पार्टी गुर्जर को अपने साथ लाने का प्रयास जरूर कर रही है, और ऐसा इसलिए प्रयास कर रही है क्योंकि उनको ऐसा लगता है कि 2027 के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को लोकदल के साथ होने का फायदा मिलेगा और जाट जो है वो अधिक
संख्या में, अधिक संख्या में वोट करेगा। और गुर्जर नेतृत्व की जब वो तरफ देखती है तो वो इस बात से उदास हो जाती है, क्योंकि उसका जो पुराना अतीत रहा है, जैसे वीरेंद्र सिंह, उनको काफी कुछ दिया, सुरेंद्र नागर राज्यसभा सांसद बनाया था, राष्ट्रीय महासचिव बनाया था, बहुत सारे नाम है, जगपाल दास, उनके पिता को तो प्रदेश अध्यक्ष बनाए रखा था आजन्म, ये था कि जब तक वो रहेंगे जब तक प्रदेश अध्यक्ष हैं। उनके बेटे छोड़कर चले गए। तो बहुत सारे ऐसे गुर्जर नेता हैं जो समाजवादी पार्टी में थे, जिनको वेटेज दिया गया था, लेकिन वो चले गए। आपने अतुल प्रधान का नाम लिया, इस बात से समाजवादी पार्टी दुखी है, अखिलेश यादव भी दुखी है। उनको लगता है कि उन्होंने देने की कोशिश की और वफादारी नहीं हुई, इसलिए वो नए विकल्प तलाश भी रहे हैं। अब उनके पास जो नेता है, उनको वो बढ़ाते तो बहुत है, लेकिन उनका वजन कितना है ये समझना है। जैसे उनके पास एक नेता है रुद्र सेन, राष्ट्रीय महासचिव उनको बनाया है, गंगोह के वो रहने वाले हैं, उनके भाई हैं इंद्र सेन। तो क्या वो एक विधानसभा से अधिक, चौधरी यशपाल सिंह के बेटे, तो एक विधानसभा से अधिक उनका असर है। दूसरा, आपने नाम लिया अतुल प्रधान का, मैं कहता हूं कि अतुल प्रधान जो है वो अपनी विधानसभा में ठीक है, अपनी विधानसभा में, सरदना विधानसभा में ठीक है, लेकिन अपनी विधानसभा से बाहर उनका फायदा कम, नुकसान ज्यादा होता है। अतुल प्रधान के साथ प्रॉब्लम यह है कि अतुल प्रधान में एग्रेशन बहुत ज्यादा है। वो एग्रेशन या तो उनमें अखिलेश यादव से नजदीकी की वजह से है या किन्हीं और कारणों से है, ये बात उनके नेगेटिव चली जाती है, उनका एग्रेशन उन्हें डिस्टर्ब करता है। तो गुर्जर नेतृत्व को लेकर के एक द्वंद तो है। हाल ही के दिनों में, अभी 8 दिन भी नहीं हुए हैं, संभवतः रमजान के बीच में ही एक बहुत बड़े गुर्जर समाज के काफी, मतलब महापुरुष गुर्जर उनको कहते हैं, कुंवर जयकरण सिंह हसापुर के, उनकी 13वीं थी। उसमें तमाम गुर्जर नेता पहुंचे, सोमेंद्र तोमर पहुंचे उसमें, और तमाम बड़े बड़े नेता, वीरेंद्र सिंह थे, सभी गुर्जर समाज के तमाम बड़े लोग थे। तो बहुत अधिक संभावना थी। वो आदर्श कुमार जो उनके बेटे हैं, IAS हैं, तो वो रक्षा मंत्रालय में डायरेक्टर थे, तो उनको VRS ले लिया। कभी लोकसभा चुनाव लड़ने की चर्चा थी, बिजनौर से नहीं लड़े, तो समाजवादी पार्टी में वो अभी हैं। तो उस परिवार की तरफ थोड़ा सा पॉजिटिवली अखिलेश यादव देख रहे हैं, लेकिन अभी थोड़ा छान रहे हैं। तो ये इश्यूज है गुर्जर के साथ। मैं बहुत विश्वास के साथ ये कहता हूँ, मेरे कहते भी हैं, मेरे गुर्जर दोस्त कहते हैं, मैं कह रहा हूँ कि जाट दोस्त नहीं कहते हैं, लेकिन गुर्जर दोस्त कहते हैं, जाटों की तरफ देखकर कहते हैं। ये कहते हैं कि जाट कौम जो है वो राजनीतिक तौर पर हमसे 20 साल आगे है, हमसे 20 साल अधिक जागरूक है। तो ये समस्या तो है कि गुर्जर नेतृत्व जो है वो पश्चिम उत्तर प्रदेश में, चाहे वो 50 सीटों पर प्रभावी हो, 25 पे नहीं हो, लेकिन वो बिखरा हुआ है, चितरा हुआ है, और बहुत अधिक प्रभावशाली है नहीं। वो ताकत उनकी खत्म हो चुकी है। भड़ाना परिवार को देख लीजिए आप, चौहान परिवार एक आध नाम है लोकदल में, और इस बात की संभावना है कि भविष्य में देखते हैं उनका राजनीतिक फ्यूचर क्या होगा। मगर ये समस्या है। और नंदकिशोर गुर्जर अगर चले जाते हैं, बाई चांस उनको मान लें कि उनको प्रत्याशी नहीं बनाते हैं, तो मैं बहुत मजबूत बात कह रहा हूँ, इनकी ताकत एक्चुअली गुर्जर नहीं है। इनकी ताकत जो है वो लोनी में, वो दिल्ली कल्चर है, जिसमें उत्तराखंड के लोग, झारखंड के लोग, बिहार के लोग, जो लोनी में बाहर के लोग आकर रह रहे हैं, जो 1 लाख से अधिक संख्या के लोग हैं, जो यहाँ या तो मजदूरी करते हैं या कोई काम कारोबार करते हैं अपना जीविकोपार्जन के लिए, जो भी काम कर रहे हैं वो इनकी ताकत है। और ये जो खड़े हो जाते हैं, इनका चूंकि एक ऐसा नहीं है कि सारी चीजें नेगेटिव है नंदकिशोर गुर्जर में, उनकी एक पॉजिटिव चीज ये है कि वो, उनका रिप्लाई बहुत टाइट होता है। मतलब उनको अगर किसी आदमी ने उनसे मदद मांग ली तो उसको टालते टकराते नहीं है, तुरंत उस पर कार्रवाई करते हैं, चाहे वो नेगेटिव हो जाए या पॉजिटिव हो जाए। तो वो चले जाता है पार्टी से, तो इसका नुकसान उस पर्सपेक्टिव में तो हो सकता है, मगर वोटर वो भी बीजेपी का ही है। लेकिन गुर्जर जो है वो मतलब मही की तरफ शिफ्ट हो जाएगा। तो बहुत मैं ब्रॉडली बता दूं आपको कि इसकी संभावना यह है कि गुर्जर नेतृत्व तो वैसे ही पश्चिम उत्तर प्रदेश में संघर्ष कर रहा है, नीरज जी। नहीं, लेकिन थोड़ा नंदकिशोर जूम आउट करके, मलिक साहब मेरा आपसे सवाल है, छोटा जवाब चाहूंगा थोड़ा, कि क्या 2027 के मद्देनजर पश्चिम यूपी की पॉलिटिक्स में गुर्जर कितना महत्वपूर्ण है, और क्या बीजेपी को यह खतरा दिख रहा है कि गुर्जर उनसे नाराज है और हो सकता है? नहीं, बिल्कुल सही बात है, ये आपकी बिल्कुल दुरुस्त बात है। जैसे कि अभी आस मोहम्मद ने जिक्र किया है चंदन चौहान का, जो पहले विधायक थे, फिर बाद में समाजवादी पार्टी और राष्ट्रीय लोकदल के सहयोग से सांसद बने, और वो अभी सांसद हैं राष्ट्रीय लोकदल में। उनका शरीर तो राष्ट्रीय लोकदल में है, लेकिन उनका जो दिल है, दिमाग है, वो अभी भी समाजवादी पार्टी में है, और वो कभी भी समाजवादी पार्टी में जा सकते हैं। तो मुझे, अगर आप पश्चिम उत्तर प्रदेश में आकलन हम करते हैं, तो भारतीय जनता पार्टी से कहीं मजबूत स्थिति में गुर्जर समाज समाजवादी पार्टी के साथ खड़ा हुआ दिखाई देता है। और इकरा हसन जैसे जो नेता, अभी नए नेता है, इकरा महिला है, मुस्लिम है, तो उसके साथ तो ट्रिपल चीजें जुड़ी हुई है, गुर्जर भी है, महिला भी है, मुसलमान भी है, पढ़ी लिखी है, उसका एक वहां पे जो है अपना वैक्यूम है। तो इस तरह से अगर आप देखेंगे
कि जो दो बार के सांसद वहां पे भारतीय जनता पार्टी के रहे, उनको हराने में इकरा कामयाब हुई है, तो ये जताता है कि गुर्जरों का काफी लोकप्रिय नेता इकरा हसन बन के उभर रही है। दूसरे वहां पे बहुत पुराने एक नेता हैं जो कई बार मंत्री रहे, राष्ट्रीय लोकदल में भी वीरेंद्र सिंह गुर्जर रहे, बड़े स्थानीय नेता है, उनके बड़े भाई सुप्रीम कोर्ट में जज भी हैं, दबदबा है। लेकिन अभी धीरे धीरे वो भारतीय जनता पार्टी में आके बर्फ में लग गए हैं। अभी वो हमें कहीं खास मामला उनका दिखाई देता नहीं है। दूसरी बात है, वहां एक और नागर की आप बात करेंगे, मलूक नागर हैं जो सांसद रहे बिजनौर से, आजकल वो राष्ट्रीय लोकदल में है, तो वो भी राष्ट्रीय लोकदल में अपना अस्तित्व खड़ा करने के लिए लगे हुए हैं। दूसरा इन्होंने सुरेंद्र नागर की बात करी है। सुरेंद्र नागर बिजनेसमैन है, बुलंदशहर के रहने वाले हैं, नोएडा और बुलंदशहर के एरिया में उनका असर है, लेकिन वो भारतीय जनता पार्टी का वोट उनको अधिक मिलता है। उनके अपने लेवल पे गुर्जर उनके साथ जुड़ जाते हो, ऐसा मुझे कहीं नहीं दिखाई देता। अगर हम वापस लोनी पे लौटते हैं, जो पहले खेकड़ा सीट होती थी, बाद में लोनी सीट हो गई है, यहाँ पे लंबे समय से मदन भैया चुनाव लड़ते हैं। और जो इन्होंने कहा कि स्थानीय लोगों के काम करते हैं, तो मुझे लगता है नंद किशोर से आगे जाके मदन भैया भी इस तरह का काम करते रहे हैं, क्योंकि यहाँ काम आते हैं लोगों के। तो मदन भैया मुझे ज्यादा भारी लगते हैं नंद किशोर के मुकाबले में। इसीलिए भारतीय जनता पार्टी भी और खासकर योगी खेमा भी उनको तरजीह दे रहा है। इसीलिए नंद किशोर गुर्जर की ये बेकदरी हो रही है, मुझे तो ऐसा लगता है। दूसरा क्या है कि नंद किशोर गुर्जर अपने ही बजाय जाल में फंस गए हैं। अति उत्साह में जिस प्रकार से उन्होंने निर्णय लिया है, पुलिस से वो भिड़े हैं और तमाम वो चीजें कर गए। अब वो ऐसे कर रहे हैं, अंत में मैं नीरज जी आपको एक एग्जांपल दे दूं कि अति उत्साह में अगर जैसे कोई आमरण अनशन कर देता है और सब लोग उठ के चले जाते हैं, वो फंस जाता है, फिर वो कोशिश करता है अपने मित्रों को कि यार किसी बहाने से मेरा आमरण, तो अब वो ऐसा कोई मोड़ना चाहते हैं, उनकी लाठी भी ना टूटे, इस तरह का वो चाह रहे हैं कि योगी जी की तरफ से कोई बयान आ जाए, पार्टी की तरफ से कोई इस तरह की हरकत हो जाए कि भाई ठीक है हम वापस लेते हैं, देखते हैं क्या करेंगे। वो चीजें हो नहीं रही हैं। तो ऐसे में इनका बड़ा नुकसान मुझे होते हुए यहाँ पे जो है दिखाई दे रहा है, क्योंकि दिल्ली ने भी हाथ पीछे खींच लिए और लखनऊ आपको भाव दे नहीं रहा है, तो आप बीच में फंस के निपट गए हैं, नजर आ रहा है जी। खाते बन रहा है ना उगलते बन रहा है, ये स्थिति, एक ये भी स्थिति है नंद किशोर गुर्जर की। लेकिन 2027 के मद्देनजर अगर एक एक वोट अहम है, जैसा कि लगातार कहा जा रहा है अमीश, तो उत्तर प्रदेश की राजनीति में चाहे कितना भी बिखरा हुआ हो, कितना भी छितरा हुआ हो, लेकिन ये गुर्जर वोट भी एक बड़ी भूमिका तो निभाएगा ही। क्योंकि जैसे हम देखते हैं कि जयंत बीजेपी के साथ भी हैं, लेकिन उनके बयान भी किस तरह से आते रहते हैं। अखिलेश यादव का बढ़ता वर्चस्व वहाँ पर नजर आता है। चंद्रशेखर आज़ाद एक फोर्स है, मायावती एक समय में बड़ी फोर्स रही हैं। कभी भी जिसे कहते हैं लहर बदली तो मायावती वहाँ पर एक महत्वपूर्ण भूमिका में हो सकती हैं। तो बहुत ही महत्वपूर्ण ये इलाका है पश्चिमी उत्तर प्रदेश का, और नंद किशोर गुर्जर की शक्ल में एक बार फिर गुर्जर वोट पर ध्यान केंद्रित हुआ है। जाहिर तौर पर बीजेपी आला कमान की नज़र भी इस पर होगी और गैर बीजेपी की पार्टियों की भी। आने वाले दिनों में ये राजनीति क्या करवट लेती है, हमारी नज़र इस पर बनी रहेगी। आज कार्यक्रम में हमारे साथ शिरकत करने के लिए केपी मलिक, आस मोहम्मद, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तमाम दर्शकों का आभार, नमस्कार।